हरदोई लोकसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा के चुनाव के कार्यालयों का उद्घाटन या तो हो चुका है या फिर 1-2 दिन में हो जाएगा। इसी प्रकार से देश के सभी लोकसभा चुनाव के कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने खोल दिए हैं ताकि हम चुनाव को व्यवस्थित ढंग से अच्छी तरीके से प्रबंधन करके लड़ सकें। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल प्रत्याशी होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर तैयारी पहले से ही करते हैं। हमने लोकसभा की संचालन समिति का गठन कर लिया है, विधानसभा की संचालन समिति का गठन कर लिया है। कुछ दिनों में हर विधानसभा स्तर पर भी हम कार्यालय खोलने जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में कई प्रकार के अभियान पूर्व में भी चले हैं। जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है, उसी प्रकार से हम गांव चलो अभियान अभी चलाने वाले हैं, लाभार्थी संपर्क अभियान अभी चलाने वाले हैं, नारी शक्ति वंदन अभियान अभी चलाने वाले हैं। कई प्रकार के सम्मेलन जिसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और लाभार्थियों के लिए इस सम्मेलनों का भी आयोजन हम करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ प्रचार प्रसार के लिए कमल के फूल दीवार लेखन इसका भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी तय। सर, दावेदारों की होर्डिंगें बहुत लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ दावेदार आज जो है नगण्य नजर आए, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। क्या इसके पीछे जैसे कमल का फूल ही है, लेकिन दावेदारों ने अपनी कमल का फूल मांगने के लिए होर्डिंग बहुत लगवा रखी है। देखिए, सभी दावेदारों से बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में सभी दावेदारों का सम्मान किया जाता है और उसके बाद पार्टी अपने ढंग से काम करती है। और दावेदार जहां पर भी आएंगे तो उनसे अभी कार्यालय में जा रहे हैं, बैठक करेंगे। कोई भी दावेदार होगा उनकी सबकी बात सुनी जाएगी और सबसे अच्छा कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनकर हरदोई में आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं आपने तैयारी चालू कर दी। अखिलेश यादव का आज एक ट्वीट है कि 90% दलित अल्पसंख्यक जो है उनके साथ है, और उन्होंने कहा कि भाजपा कोई गणित नहीं बैठा पा रही, उनको प्रत्याशी खोजे नहीं मिल रहे हैं। पिछले बार के सारे फार्मूले इस बार फेल हो चुके हैं। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का जो गणित है वो एम/बाई पर गणित था, तो एम से उनका मुस्लिम और यादव का गणित था। ये समाजवादी पार्टी का माई फैक्टर है, माई गणित है। भारतीय जनता पार्टी का माई गणित दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी के एम का मतलब मोदी, बाई का मतलब योगी, तो ये उनका माई फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का माई बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से आपने पिछड़ा दलित और उसकी बात करी, जो पीडीए अलायंस है ये केवल और केवल पप्पू डब्बू अलायंस बनकर रह गया है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसमें 2 ही लोग हैं और 2017 में वो अलायंस पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। उस समय समाजवादी पार्टी को मात्र पूरे प्रदेश में विधानसभा में 47 सीट मिली थी। कांग्रेस का भी बुरा हाल हो गया था, उससे भी ज्यादा बुरा हाल कांग्रेस का में 2024 में होने जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और है सर, आज धामी कैबिनेट में यूसीसी का ड्राफ्ट जो है लाया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में भी जो है इसको लाने की तैयारी है? क्या प्लान बना रही है सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है कि पूरे देश में एक सा कानून होना चाहिए। ये नहीं कि किसी धर्म के व्यक्ति के लिए किसी दूसरा कानून, तीसरे के लिए दूसरा कानून। ये आगे चल के देश के जनभावना के हिसाब से पूरे देश के लोगों से विचार विमर्श करके जिस प्रकार से कानून बनना चाहिए, कानून बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक उसमें और सैद्धांतिक सहमति रही है। जब समय आएगा तो उसको पूरे देश में बनाने का काम किया जाएगा। ओवैसी साहब का एक बयान है, वो कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ जहाँ वो रथ लेके गए वहाँ दंगे हुए। देखिए, ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का इस भारत की राजनीति को बदलने में कितना बड़ा योगदान है। पूरा जीवन उन्होंने भारत की राजनीति और भारत के लोगों को समाज के विकास के लिए लगा दिया है। ऐसे पुरोधा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर पर पहुंचाकर और केंद्र में सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका का निर्वाह करने का काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पहले ही भारत रत्न मिल गया। उनके अनन्य सहयोगी लाल कृष्ण आडवाणी जी को आज भारत रत्न मिला है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ही नहीं, देश का एक एक नागरिक गौरवान्वित है। और मुझको लगता है इससे अच्छा निर्णय कुछ नहीं हो सकता है और किसी प्रकार से कोई आलोचना का इसमें
वो बचा नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिन्ना की भी प्रशंसा की थी, जिन्ना की प्रशंसा करने वाले को पुरस्कार दिया गया। तो वो जिन्ना की बुराई करें, वो वैसे खुलकर बोले कि जिन्ना गलत थे, तो वो जिन्नावादी तो खुद बनते हैं। आज तक उन्होंने तो कभी जिन्ना की बुराई की नहीं, तो जिन्ना की आलोचना वो पहले खुद करें और उसके बाद आए मैदान में। अच्छा, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देश में 2 ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब की। नहीं, मोदी जी ने चारों जातियों को स्पष्ट कर दिया है कि देश में 4 जातियां हैं, युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है। 4 जातियों को स्पष्ट करने का काम मोदी जी ने किया है। और राहुल गांधी जी ने अगर केवल 2 ही सुना है तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के माध्यम से फिर से कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने इन 4 जातियों को कहा है और ये भी कहा है इन 4 जातियों का अगर भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा तो पूरे देश के में सबका कल्याण हो जाएगा। उसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनका कहना यह है कि मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं और उसके बाद जो है कहते हैं कि देश में 2 जातियां हैं, मतलब खुद को देखिए, कभी कांग्रेस नारा दिया करती न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज उस वैचारिक उससे विचलित हो गई कांग्रेस। तो वो कांग्रेस सोच ले कि जो इंदिरा गांधी जी ने जो विचार दिया था, वो नारा दिया था, राहुल गांधी क्या उसी विचार के साथ, उसी नारे के साथ है जो आज दूसरी तरफ वो भाग रहे हैं। तो पहले तो वो अपने गिरेबान में झांक के देख लें, अपनी कांग्रेस की वैचारिक पृष्ठभूमि को जान लें और उसके बाद बात करें। धन्यवाद, नमस्कार।